करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, और जितना भी आप अच्छे होंगे उससे भी ज्यादा आज प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक उससे भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि देखो भाई हम लोग जो है इस चैप्टर को 3 क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों पता नहीं आज क्या होगा। मैंने सारा जो भी इस चैप्टर में अब बचे डाटा है सबको मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। अब ये 3 दिन में हो जाए तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है बच्चों। लेकिन हाँ, हमारे पास टाइम है, मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों लगभग 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट हमारे पास टाइम है। अगर आप चाहेंगे, हम चाहेंगे तो पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। प्यारे बच्चों हम लोगों को बहुत बढ़िया से तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिर से लेकर के पांव तक जितने भी प्यारे बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सभी के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करना है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और बहुत खुश हो जाइए कि आज क्लास के बाद आप कहेंगे महोदय बहुत मजा आया, कसम से बहुत मजा आया। ये आपके कमेंट्स आने वाले, मैं सच कह रहा हूं ठीक है, क्योंकि बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने जब मस्तिष्क पढ़ा था, मैं आज बताता हूं मस्तिष्क से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो भाई हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बच्चों, जिसमें है ना कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के पैटर्न पर मैं फॉलो करता हूं। जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में रहते हैं सारे टॉपिक्स को मैं कवर करता हूं। प्यारे बच्चों नियंत्रण और समन्वय, ये हमारा भारतीय भवन के अनुसार 5वां चैप्टर है। तंत्रिका कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों इसके साथ याद रखना कि जितने भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज आप पढ़ के बोलेंगे महोदय मजा आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये है आज का इंपॉर्टेंट हमारा प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। आज हमारा मोटिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशन है बच्चों की शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को, जो है ना गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। तो प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत अच्छा करना तो एक चीज याद रखना हमेशा, शिक्षा बच्चों, एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको फ्रीडम देती है। एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको प्यारे बच्चों बताती है आप कितना आगे जा सकते हो जीवन में, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आइए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक मैं शेयर करना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। दिशा ऑनलाइन क्लासेस परिवार का एक नाम रोशन होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे कहते हैं SHARE, शेयर, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आप सच में दिशा ऑनलाइन क्लासेस को चाहते हैं, इस परिवार का एक हिस्सा अपने आप को समझते हैं, तो चलिए मोबाइल पर शेयर पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, जो भी स्टेटस है आपका, हर जगह इस क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से, और मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए कि यस सर हमने शेयर कर दिया। एक बार दिल बनाकर भेजना बच्चों। आज की कक्षा में धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बच्चों जो टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कवर करना है, एक भी टॉपिक छूट ना जाए, ऐसा मुझे प्यारे बच्चों पूरा दिल कह रहा है, भैया छूटना ना चाहिए। 1500 बच्चे भी जुड़ चुके हैं, तो एक बार आप सभी लोग प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी एक साथ क्लास को लाइक कर देना। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग एक साथ क्लास को लाइक करना बच्चों। 1500 में से 1500 लाइक्स होने चाहिए, सब लोग एक साथ लाइक्स कीजिए जल्दी से क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास की भावनाओं में आप खोने वाले हैं, और आज जब आप चीजों को समझेंगे तो आप कहेंगे महोदय मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे का मेहनत आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों। ये देखिए ध्यान से, ये है प्यारे बच्चों हमारा ब्रेन, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसमें ब्रेन को और जो नीचे हमारी है मेरुरज्जु को, दोनों को केंद्रीय तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्र कौन है, प्यारे बच्चों हमारे शरीर में ब्रेन को केंद्रीय तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्र, ब्रेन और किसको? मेरुरज्जु, दोनों को। ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को केंद्रीय तंत्र कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग सबसे ज्यादा हमारा जो विशेष फोकस होगा वो बच्चों तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन पर होगा। न्यूरॉन के बारे में हमें पढ़ना है। ये आगे चलकर बच्चों आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैट्रिक की परीक्षा में तो काम आएगा ही आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग आज देखेंगे बहुत डिटेल में कि ये जो हमारे पास न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, न्यूरॉन आखिर कैसे हमारे
हमारे शरीर में न्यूरॉन आखिर कैसे बच्चों सूचना का आदान प्रदान किस आधार पर कर पाता है, ये हम लोग देखेंगे। आखिर इसमें क्या है जो सूचना को एक विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर देता है और तुरंत जैसे यहां टच करते हैं तुरंत ये मस्तिष्क तक ये सूचना कैसे पहुंचता है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में फिर से चर्चा करेंगे। जो प्यारे बच्चों हमारा मेरुरज्जु है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आज फिर से करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसके फॉर्म को देखें तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और मेन है प्यारे बच्चों हमारे शरीर में माथे से लेकर पांव तक जितने भी इंडोग्लैंड हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम देखेंगे। माथे से लेकर बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में 10th क्लास में दिया गया है। अगर आप कहोगे महोदय कि 6 तक ही पढ़ाइए तो मैं 6 पढ़ाऊंगा, अगर आप कहोगे नहीं सर 7 8 10 पढ़ा दीजिए तो बच्चों लगभग 8 या 9 है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको 9 ग्रंथियां पढ़ा, बताओ 6 पढ़ना है या 9, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। 6 ग्रंथियां पढ़ा दूं या 9? 6 ग्रंथियां प्यारे बच्चों आपके 10th क्लास के बुक में दिया है, लेकिन है ना, लेकिन प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि हमें 9 पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 9 पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको 9 अंतःस्रावी ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। ऐसे आपके बुक में 6 मेन दिए गए हैं 6 अंतःस्रावी ग्रंथों के बारे में, जो कि मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। गुरुजी 8 पढ़ा दीजिए, एक बच्चा कह रहा है 9 पढ़ा दीजिए। आइए बच्चों सबसे पहले देखेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम है ना हम लोग देखेंगे थायराइड के बारे में, थायराइड के बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे है ना पैराथायराइड के बारे में, इसके बाद देखेंगे है ना एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, उसके बाद देखेंगे है ना क्या बोलते हैं पेंक्रियाज के बारे में यानी है ना अग्न्याशय के बारे में, उसके बाद देखेंगे जनन ग्रंथियों के बारे में। ये जो प्यारे बच्चों नर में होता है, ये जो नर में होता है और ये जो मादा में यानी वो लड़के में और ये लड़की में होता है, तो इन सब के बारे में आज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग हो जाइए तैयार, दिल थाम कर बैठिए। प्यारे बच्चों आप लोग पहले मुझसे वादा कीजिए कि हाँ हमने क्लास को शेयर कर दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो चलिए एक बार फिर से आप और हम दोनों मिलकर के इस क्लास को शेयर करते हैं। और प्यारे बच्चों मिनिमम कम से कम आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 3000 बच्चे लाइव क्लास में जुड़े, क्योंकि आज की कक्षा जो है वो काफी बेहतरीन होने वाली है, काफी अच्छी होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने के लिए आप लोग को कोशिश करना है। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं, सब लोग एक साथ शेयर करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है, कोई बच्चा नहीं बचे जो शेयर नहीं किया हो। स्टार्ट करें। यस प्यारे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक हमारा पहले छूट गया है, तो क्या हम पहले उसको कवर कर दें? हाँ सर चलिए, एक पहले छोटा सा टॉपिक प्यारे बच्चों छूट चुका है, मैं उसको कवर कर देता हूं। वो टॉपिक है बच्चों जैसे देखिए हमारे साथ में 2 क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, है ना। क्रियाएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं हमारे जीवन में। एक होता है ना, एक होता है बच्चों ऐच्छिक क्रियाएं। क्या होती है? ऐच्छिक, क्योंकि फिर आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। एक होता है प्यारे बच्चों ऐच्छिक क्रिया। क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया। और दूसरा होता है बताओ क्या? एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया। तो प्यारे बच्चों एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर ये ऐच्छिक क्रिया क्या होता है और अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। तो बच्चों ऐच्छिक क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण हो, ठीक है ना। ऐच्छिक क्रिया हम उन क्रियाओं को कहेंगे जिस पर क्या हो? हमारा नियंत्रण हो। जिस पर हमारा क्या हो बच्चों? नियंत्रण हो, हम इसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। इस पर हमारा नियंत्रण होता है। और अनैच्छिक क्रिया हम उन क्रियाओं को कहते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है ना। यहां प्यारे बच्चों यह क्रिया स्वतः होती है। ये क्रिया जो है सबसे पहले जाने कि ये स्वतः होती हैं। और दूसरी बात है प्यारे बच्चों कि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रण नहीं होता है, हम चाहकर भी है ना नियंत्रण नहीं होता। तो प्यारे बच्चों एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वो अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे गुरुजी जैसे कि श्वसन प्यारे बच्चों श्वास लेना है, क्या हम लोग इस पर ध्यान देते हैं? नहीं सर, ये अपने आप होता है, हमारे पर नियंत्रण नहीं है, श्वसन अपने आप होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला श्वसन क्या है? श्वसन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। श्वसन प्यारे बच्चों कैसी क्रिया है? तो श्वसन हमारी अनैच्छिक क्रिया है। दूसरा बच्चों दिल का धड़कना, क्या आपने कभी सोचा है कि दिल को भी धड़काना है? नहीं सर, ये अपने आप होती हैं। तो बच्चों श्वसन, दिल का ना, हृदय का धड़कना है ना, हृदय का जो धड़कना है ये भी प्यारे बच्चों क्या है? ये भी कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, ये अपने आप होती हैं। आगे हम बात करते हैं जैसे बच्चों छींक का आना, है ना। छींक का आना, ये छींक बच्चों है ना, किसका आना? छींक, है ना। छींक का आना
ये हम लोग कभी अपने से नहीं लाते, अपने आप ही आता है। नेक्स्ट बच्चों, भोजन का पचना, क्या हमने कभी भोजन के पचने के बारे में, है ना, भोजन का पचना, क्या बच्चों, भोजन का पचना, और इस क्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, जो मस्तिष्क के, जो प्यारे बच्चों मस्तिष्क के बिना सहायता लिए, मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप से होता है, जिस पर मस्तिष्क का कोई योगदान नहीं होता, हम उसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया भी इसी को कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया, है ना, इसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, या प्रतिवर्ती क्रिया भी एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है। प्यारे बच्चों, अब हमने देखा, अब हम लोग बात करते हैं ऐच्छिक क्रिया पर, जो हमारे नियंत्रण में होता है। जैसे क्या बोलना है, ये हमारे नियंत्रण में है। जैसे बोलना, ये हमारे नियंत्रण में है। जैसे चलना, ये हमारे नियंत्रण में है। हंसना, ये हमारे नियंत्रण में है। रोना, ये हमारे नियंत्रण में है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं हैं और कौन सी अनैच्छिक क्रिया हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, क्या आप लोग समझ गए? एक बार दिल बनाकर मुझे भेजिए। यस महोदय, इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ जाएं, जल्दी बताओ, क्या हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ जाएं? ठीक है, यस 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 बच्चों, यस। और सभी लोग अपने दोस्तों में एक बार फिर से शेयर करना, जो लोग नहीं किए हैं अभी तक। यस सर। तो हम लोग समझ गए हैं कि जिस क्रिया पर हमारा कंट्रोल होता है वो ऐच्छिक होता है, जिस पर नहीं होता हम उसे अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया प्यारे बच्चों वैसी क्रिया जिस पर मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप हम रिएक्शन करते हैं, जिसकी हम मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप के लिए प्रतिक्रिया कर देते हैं, वैसी क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है तंत्रिका तंत्र। क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये जो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम, ये जो तंत्रिका तंत्र है, आप ये बताइए कि तंत्रिका तंत्र किसको किसको मिलाने से बनता है? तंत्रिका तंत्र किसके किसके मेल से बना है? तो आप कहेंगे सर तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला होता है मस्तिष्क। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरु रज्जु। क्या होता है? मेरु रज्जु। दूसरा होता है मेरु रज्जु, और तीसरा होता है बहुत सारी तंत्रिकाएं। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क, मेरु रज्जु एवं है ना, एवं तंत्रिकाएं, एवं बहुत सारी तंत्रिकाएं, इन सभी के, है ना, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? ये सभी मिलकर बनाते हैं तंत्रिका तंत्र। ये सभी मिलकर बनाते हैं प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र। अब आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र को बनाने में इसकी जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी किससे, इसमें वो छोटी छोटी चीज क्या है जिससे मिलकर के पूरा तंत्रिका तंत्र बना होता है। चाहे हम बात करें मेरुरज्जु की, चाहे हम बात करें मस्तिष्क की, चाहे बात करें तंत्रिकाओं की, वो सब किसके मिलने से बना है? तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि महोदय ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी हैं क्या है? ये सभी है तंत्रिका कोशिका, है ना। तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तो आपका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र बना होता है तंत्रिका कोशिका का। किसका? तंत्रिका तंत्र बना होता है तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, हम लोग इसे न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। आप में से कितने लोगों ने न्यूरॉन का पिक्चर देखा है? तो आप कहेंगे महोदय न्यूरॉन देखने में ऐसा होता है, ये है न्यूरॉन, ध्यान से देखेंगे, ये है न्यूरॉन के बारे में हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं बच्चों, जानकर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का निर्माण इससे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है कौन? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है कौन बच्चों? न्यूरॉन करता है, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का निर्माण, यानी हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो प्यारे बच्चों कहते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, है ना। तंत्रिका तंत्र, या बच्चों अगर सिर्फ मस्तिष्क पूछा जाए, तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? जल्दी बताइए।
क्रियात्मक इकाई कौन है? तो हम कहते हैं न्यूरॉन। कौन है बच्चों? न्यूरॉन है। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी है? हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी है? कुछ बच्चे कहेंगे सर 2000, कुछ कहेंगे 5000, तो सोच के बताइएगा कितनी संख्या है बच्चों। तो हमारे शरीर में इसकी संख्या की बात करें तो इसकी जो संख्या है प्यारे बच्चों हमारे शरीर में, एक बार आने दीजिए कमेंट बॉक्स में आने दीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका जो है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है? एक बच्चे ने कहा महोदय इसकी संख्या 8 है 8 है। एक बच्चा कह रहा 20 लाख है, एक बच्चा कह रहा 1 करोड़ है, एक बच्चा कह रहा सर इसकी संख्या बहुत कम है। सही में बहुत कम बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत कम है। मतलब कितना है? 100 खरब। 100 खरब इसकी संख्या लगभग बच्चों हमारे शरीर में 100 खरब है ना, 10 लाख नहीं, 100 खरब बच्चों, खरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको जान करके ये बहुत हैरानी होगी कि जो तंत्रिका कोशिका होता है इसका आकार बच्चों जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है, यानी कि जन्म से कुछ घंटे के बाद ये जितना बड़ा होता है ये पूरे जीवन तक उतना बड़ा ही रहता है, यानी इसका आकार बढ़ता घटता नहीं है। तो सबसे पहला गुण है कि जो भी तंत्रिका कोशिका है इसका आकार बढ़ता घटता नहीं है ना। तो लिखेंगे इसका आकार समान रहता है, इसका आकार पर बच्चों समान रहता है। क्यों रहता है? आपको पता होगा कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इसका विभाजन नहीं होता है। पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसका विभाजन भी नहीं होता, इसका विभाजन नहीं होता है, इसका विभाजन नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किस कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो कहना महोदय तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आपके मन में आता होगा कि सर इसका काम क्या है ना। सेम साइज इसका सेम रहता है निश्चित, यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो प्यारे बच्चों सेम साइज रहता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा सर इसका काम क्या है? इसका काम है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या काम है बताओ? इसका काम है प्यारे बच्चों, इसका काम क्या है? सूचनाओं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संवेदनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं इसके कार्य को। तो आप बताइए इसके कार्य क्या है? कार्य बताइए क्या है कार्य? तो आप कहेंगे सर इसके काम है हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान। कार्य क्या है बच्चों? सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसका काम है। आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसका काम है। ठीक है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही इसका काम है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको बहुत अच्छे से तंत्रिका कोशिका बनाने के लिए आता है, यानी कि न्यूरॉन का चित्र बना सकते हैं आप? हाथ उठाइए जल्दी से। ठीक है, सब लोग शेयर जरूर करना, सब लोग शेयर करना बच्चों। ठीक है, चलो आइए अब हम लोग बनाने वाले हैं आपके सामने बच्चों तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि उसका एक केंद्रक होता है, तंत्रिका कोशिका का एक केंद्रक होता है। तो ये हमारा केंद्रक हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कुछ होता है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है ना, और इसके बाद यहां पर जो है इसका ऐसा निकला होता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से आपको पहले इसका पिक्चर बनाने के लिए सीखना है। ठीक है, ये फिर इस तरह से बनाओ तो ये सीधा जाता है, जाने के बाद यहां से इस तरह से ये फिर ऐसे करके निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका चित्र बना, ये है प्यारे बच्चों, ये है इसका चित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका का चित्र। अब चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, और थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, इस तरह से इसका चित्र बना होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ये जो है ये जो पूरा आकार है जो तारे के समान दिख रहा है ना, जो तारे के समान दिख रहा है, इस तारे वाले समान को देखो, इसमें कुछ कुछ तो ना, ये जो तारा के समान दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोशिका काय। काय है ना, सेल बॉडी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, कोशिका काय। अब कोशिका काय में पहले बच्चों इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है हम इसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं केंद्रक, है ना। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों ये जो तार निकला हुआ, ये जो है ना,
ये जो आप देख रहे हैं जो तार के समान निकला है, हम इसे बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। और अगर हम सबको एक साथ मिलाकर 2 3 4 को एक साथ मिलाकर कहें तो हम इसे द्रुमिका, अंग्रेजी में हम इसे डेंड्राइट बोलते हैं, है ना? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, है ना? डेंड्राइट बोलते हैं। और अगर 2 3 को मिला लें, अगर हम 2 3 को मिला लें तो हमारा बनता है द्रुमाशय। क्या बनता है? द्रुमाशय। अगर हम इनको 2 3 को साथ मिला लें, अगर इनको 2 3 को मिला लें तो मिलाकर कहते हैं द्रुमाशय। हम इसे द्रुमाशय बोलते हैं, द्रुमाशय। अब इसी में से एक लंबा है, इसी में से यही द्रुमाशय में से एक लंबा चला गया है और इस लंबे को हम क्या बोलते हैं? इस लंबे को, ये जो लंबा ऐसा गया है हम इसे क्या कहते हैं? तो जो लंबा ऐसा गया है हम इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष, यानी अंग्रेजी में एक्सॉन बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। हम इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, है ना? अंग्रेजी में हम इसे एक्सॉन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो ये हमारे पास एक्सॉन हो गया। क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब इसके ऊपर में कई बार क्या होता है ना, इसके ऊपर में इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ध्यान से देखना, इस प्रकार से रहता है, आवरण दिया रहता है, आवरण। इस तरह से इसके ऊपर में कभी कोई छोटा बड़ा आवरण, कभी ना कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे करके आवरण दिया रहता है, आवरण रहता है। इसके ऊपर में क्या रहता है? आवरण रहता है। और इस आवरण को क्या बोलते हैं बच्चों? इस आवरण को मज्जा आच्छादन, आच्छाद, है ना? क्या बोलते हैं? मज्जा आच्छादन। इसको बोलते हैं मज्जा, है ना? मज्जा, क्या बोलते हैं? मज्जा आच्छाद, है ना? मज्जा आच्छाद बोला जाता है इसको, ठीक है ना? मज्जा, है ना? आच्छाद, है ना? आच्छाद कहा जाता है। और जो प्यारे बच्चों इसके अंदर में भी कोशिका होता है, इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो बच्चों श्वान कोशिका से किसके बना होता है? तो मज्जा आच्छादन में कौन सी कोशिका होती है? तो मज्जा आच्छादन में श्वान कोशिका होती है, श्वान कोशिका। ये भी पूछा गया है, मज्जा आच्छादन में श्वान कोशिका होती है, श्वान कोशिका। और अंतिम में मज्जा गुहा बोलते हैं महोदय, नहीं बच्चों, मज्जा गुहा नहीं, मज्जा आच्छादन, है ना? मज्जा है ना? आच्छान, है ना? छांद बोलते हैं, मज्जा आच्छाद बोलते हैं, ठीक है ना? आगे अब ये जो है ना, ये है हमारा साइनेट, है ना? ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं हम इसे बोलते हैं साइनेटिक, है ना? क्या बोलते हैं? साइनेटिक नर्व्स, है ना? साइनेटिक, है ना? साइनेटिक, है ना? साइनेटिक नर्व्स, साइनेटिप्स, साइनेटिप्स नर्व्स बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं, नब्ज, ठीक है? तो ये आपने देखा कि अंतिम में जो होता है हम इसे क्या बोलते हैं? साइनेटिप, है ना? साइनेप्टिक नब्ज बोलते हैं, साइनेप्टिक, सॉरी बच्चों, साइनेप्टिक नब्ज बोलते हैं, साइनेप्टिक नब्ज, साइनेप्टिक नब्ज बोला जाता है, नब्ज बोला जाता है, नब्ज बोला जाता है। तो ये प्यारे बच्चों इसका होगा, है ना? ये हो गया। तो ये इसका फिगर है। अब आप ये बताइए कि इस फिगर को सीखने में आपको कितना दिन लग सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना दिन लग सकता है आपको इस फिगर को सीखने में? कि सर ये हमारे पास है एक कोश, है ना? एक तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमारे न्यूरॉन का एक चित्र है, न्यूरॉन का क्या है? एक चित्र है। अब ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है, ध्यान से सर हम इसको सूत्र, हाँ ये इसको हिंदी में प्यारे बच्चों बुक में दिया है, इसको बुक में दिया है, इसके बारे में दूसरा भी नाम है, बुक में इसके बारे में चर्चा है, हम इसे सूत्र, है ना? सूत्र युग्मन गांठे बोलते हैं, सूत्र युग्मन गांठे भी बोल सकते हैं इसको, सूत्र युग्मन गांठे, ठीक है? अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं, टेंशन मत लीजिए। कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि महोदय इस फिगर को मैं अगर कोशिश करूं 1-2 दिन तो सर मैं सीख सकता हूं? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि ये फिगर मैं सीख सकता हूं? यस सर, 1 मंथ, एक बच्चा कह रहा है एक बच्चा कह रहा है 5 मिनट सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है, कोई भी सूचना जैसे सबसे पहले किसके पास आता है? द्रुमिका के पास। सबसे पहले कोई भी सूचना किसके पास आता है बताओ? द्रुमिका के पास। जैसे ही हमने यहाँ पर टच किया, ये सूचना किसके पास पहुंचा बताओ जल्दी से? तो कहेंगे गुरुजी ये सूचना द्रुमिका के पास पहुंचा। और द्रुमिका ये सूचना किसके पास भेजता है?
द्रुमिका ये सूचना भेज देता है कोशिका काय में। किसमें? कोशिका काय में, यानी सेल बॉडी में यह सूचना भेज देता है। सेल बॉडी से ये सूचना केंद्रक में जाता है और केंद्रक में जाने के बाद ये एक्सॉन से होते हुए, किससे? एक्सॉन से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए ये सूचना आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर के ये ये साइनेप्टिक नर्व्स के द्वारा, साइनेप्टिक नर्व्स के द्वारा फिर जाकर के दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है, दूसरे न्यूरॉन में, यानी दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है। क्या आप समझ गए? फिर से समझा दें? हाँ से समझाइए। देखिए, सबसे पहले सूचना आता है द्रुमिका के पास, हम इसे द्रुमिका कहते हैं। सबसे पहले सूचना किसके पास आता है? द्रुमिका के पास। और ये द्रुमिका सूचना भेजता है सेल बॉडी में, यानी यहां भेजता है, जिसको कोशिका है ना, जिसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं, कोशिका काय केंद्रक को। और केंद्रक के बाद ये सूचना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन जो मोटी नली है, एक्सॉन से होते हुए साइनेप्टिक नर्व से होकर के फिर ऐसे शरीर में बहुत बने हैं ना, तो फिर वो दूसरे में चला जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। फिर वो दूसरे में चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज आप ध्यान से समझना, फिर वो दूसरे में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है सूचना का आदान प्रदान। सबसे पहले मान के चलिए कि कोई सूचना आया। क्या आया बच्चों? कोई सूचना। ये सूचना आया और ये सूचना किसके माध्यम से? सूचना किसके माध्यम से? तो न्यूरॉन के माध्यम से। न्यूरॉन के माध्यम से ये सूचना फिर किसके पास पहुंचता है? ये सूचना मेरुरज्जु के पास पहुंचता है, मेरुरज्जु के पास पहुंचता है। और मेरुरज्जु फिर सूचना किसको देता है? मेरुरज्जु फिर ये सूचना देता है मस्तिष्क को। इसको? मस्तिष्क को ये सूचना देता है। और फिर जैसे मस्तिष्क के पास पहुंचता है सूचना, तो मस्तिष्क प्यारे बच्चों फिर सोचता है कि ये जो सूचना आया है, इसके लिए हमें क्या रिएक्शन लेना है, क्या रिएक्शन लेना है। फिर वो रिएक्शन किसको भेजता है? फिर वो रिएक्शन भेजता है मेरुरज्जु को, और फिर मेरुरज्जु भेजता है न्यूरॉन को, और फिर न्यूरॉन से प्यारे बच्चों फिर और ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सूचना किस रूप में होता है, इस चीज को आप जान जाइए। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि इसमें जो सूचना होता है वो रासायनिक आवेग के रूप में होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी है ना जो सूचना होता है हमारे तंत्रिका तंत्र में, वो किस रूप में होता है, कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है सूचना किस रूप में होता है, तो कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकते हैं, हाँ महोदय लिख सकते हैं कि सूचना जो होता है वो रासायनिक आवेग के रूप में होता है। रासायनिक आवेग के रूप में, किसमें? रासायनिक आवेग के रूप में सूचना होता है। और ये जो सूचना है रासायनिक आवेग के रूप में, ये जैसे ही स्नेप्स में पहुंचता है। अब आप बोलेंगे सर ये स्नेप्स क्या है, अभी आपको समझाएंगे। जैसे ही ये सूचना स्नेप्स में पहुंचता है, किसमें? जैसे ही ये है ना सूचना कहां पहुंचता है? स्नेप्स में। कहां पर? स्नेप्स में। जैसे ही ये सूचना स्नेप्स में पहुंचता है, और ये सूचना पहुंचने के बाद ये फिर बदल जाता है वैद्युत आवेग में। किसमें? विद्युत आवेग में। फिर ये विद्युत आवेग में बदल जाता है, और विद्युत आवेग का सूचना विद्युत आवेग में बदल जाता है। और जैसे बिजली जलता है ना, जैसे बिजली तार में दौड़ता है, जैसे बिजली तार में दौड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर में सूचना दौड़ता है, हमारे शरीर में सूचना दौड़ता है। तो बच्चों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र में जो सूचना होता है वो किस रूप में होता है, तो आंसर रासायनिक आवेग के रूप में। और रासायनिक आवेग के रूप में जो सूचना है वो जब स्नेप्स में चला जाता है तो वह किस रूप में बदल जाता है, तो उत्तर होगा कि वो स्नेप्स में जाने के बाद विद्युत आवेग के रूप में बदल जाता है। किस रूप में? तो वो विद्युत आवेग के रूप में बदल जाता है ना। विद्युत आवेग नहीं बच्चों, संवेग, माफ कीजिएगा, है ना, विद्युत संवेग के रूप में, विद्युत संवेग के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये स्नेप्स क्या होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्नेप्स के बारे में जानते हैं? एक बार हाथ उठाइए। यस सर, स्नेप्स हम जानते हैं। आइए महोदय, स्नेप्स क्या होता है? देखिए, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास न्यूरॉन है बच्चों, एक न्यूरॉन है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन में क्या होता है ना, सूचना गया, ध्यान दीजिएगा, एक न्यूरॉन है हमारे पास और इस न्यूरॉन में सूचना है ना, यहां बीच में केंद्रक है, और ये सूचना यहां से चल करके यहां आया।
अब जाकर के फिर आगे आगे जाकर के प्यारे बच्चों इसके बाद फिर एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा। इस प्रकार से समझिएगा दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है ना, दूसरे न्यूरॉन को समझिएगा। यहां दूसरा न्यूरॉन फिर से इसमें ऐड हो रहा है। जब दूसरा न्यूरॉन ऐड होता है तो इसमें भी ध्रुव है ना, इसमें भी ध्रुमिका होता है ना, इसमें भी इस तरह से होगा। ये एक दोनों से कनेक्ट होता है, ये एक के बाद एक, और फिर इसमें भी पूछ ना इस तरह से होगा। तो यहां पर भी केंद्रक। तो जब एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन ना, जब 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 दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच एक खाली स्थान होता है, उनके बीच में एक खाली स्थान होता है। देखेंगे यहां पर क्या है, तो यहां पर है हमारे पास, ये हमारे पास है ना साइनेप्टिक, क्या है साइनेप्टिक, है ना, यहां पर हमारे पास है साइनेप्टिक नर्व्स। और जब ये साइनेप्टिक नर्व्स जुड़ेंगे किससे, कोशिका, जुड़ेंगे कोशिका काय से, सेल बॉडी से, कोशिका काय से, तो इन दोनों के बीच में ये खाली स्थान बचता है। इसी खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स दरार। क्या बोलते हैं इसे, है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें सिनेप, है ना, सिनेप्स दरार कहते हैं या फिर सिनेप कहते हैं ना, सिनेप्स कहते हैं। सौहर्षिकार आदर नौ, है ना, सौहर्षिकार नौ में आकर आदर पौस, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना, सिनेप्स कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो आपने देखा कि सूचना द्रुमिका में आता है, उसके बाद कोशिका काय में, और फिर एक्सॉन से होते हुए साइनेप्टिक, है ना, साइनेप्टिक नर्व से होते हुए फिर ये पहुंचता है कोशिका काय में। और इस तरह से हमारे शरीर में कितने हैं बताओ, हमारे शरीर में टोटल कितने हैं। तो महोदय हमारे शरीर में टोटल हैं 100 खरब, 100 खरब है। और ये हमारा चलता ही रहता है, ये हमारा चलता ही रहता है। चलिए, अगर आपको लगता है कि सर हम बहुत अच्छे से इसके बारे में बना सकते हैं तो बताइए। प्यारे बच्चों इसमें मुख्य अगर हम देखें, इसमें 3 भाग होते हैं, है ना। इसके भाग कितने होते हैं, मुख्य कितने भाग हैं, तो मुख्य 3 भाग हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका, है ना, जो तंत्रिका कोशिका होता है, यानी न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, यानी कि न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, तो न्यूरॉन के कहना 3 भाग। जब आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वही बच्चों जो मैंने बताया था, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा कोशिका काय होता है। क्या होता है, कोशिका काय, कोशिका काय सबसे पहला भाग होता है इसका, कोशिका काय, जो कि मैंने आपको बताया था ये हमारा कोशिका का है। इसके बाद में ये जो नब्स मिला है ना, ये जो इस तरह से निकले थे, है ना, रेसे के तरह, इसको मिलाने पर हमने क्या बनाया था, तो मिलाने से हमने बनाया था, यहाँ देखिए, ध्रुमाशय। दूसरा भाग क्या होता है, ध्रुमाशय। क्या होता है, ध्रुमाशय होता है। और तीसरा भाग होता है ना, भाग होता है एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन। तो इसके 3 प्रमुख भाग हैं, याद कर लीजिए तीनों के नाम। 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो महोदय एक है कोशिका काय, दूसरा है ध्रुमाशय और तीसरा है एक्सॉन। तो 3 इसके प्रमुख हैं, कोशिका काय, है ना, कोशिका काय है पहला, दूसरा ध्रुमाशय और तीसरा है एक्सॉन। इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना, देखिए इसमें केंद्रक होता है, याद रखना कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। दूसरा ध्रुमाशय में क्या होता है, ध्रुमाशय में यह धागे या तंतुनुमा संरचना होती है। यह कैसी होती है, यह धागे या तंतुनुमा संरचना होती है, संरचना होती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, ध्यान से देखना, यह कोशिका काय से जुड़ा होता है। और यह कोशिका काय से ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान से देखिए इसको, ये करता है कोशिका काय से किसको, है ना, साइनेप्टिक नर्व्स की ओर सूचना को ले जाता है। तो यह लिखेंगे, यह कोशिका काय से साइनेप्टिक नर्व्स की ओर सूचना ले जाता है, सूचना ले जाता है। प्यारे बच्चों अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूरॉन के बारे में लिखें, तो आपको इतना ज्ञान हो गया कि आप न्यूरॉन के बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। एक बार मुझे यस लिखें
यस महोदय, हम यहाँ पर बहुत अच्छे से न्यूरॉन के बारे में हम फिगर भी बना सकते हैं और बहुत कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे केंद्रक, फिर हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसका बनाएंगे फिगर और इसको आने देंगे नीचे, और नीचे आने के बाद फिर यहाँ आकर के हम लोग इस तरह से इसको बांट देंगे और बहुत अच्छे से इसका हम फिगर बना लेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से निकाल करके। यस गुरुजी, ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको बना लेंगे। हम इसे लिख देंगे कि भैया आप हैं द्रुमिका, आप हैं टोटल कहें तो आप हैं कोशिका काय, आप हैं केंद्रक, आप क्या हैं केंद्रक, आप हैं केंद्रक, आपको हम क्या कहते हैं एक्सॉन बोलते हैं, आपको एक्सॉन बोलते हैं, और आपको हम बोलते हैं साइनेप्टिक, क्या बोलते हैं साइनेप्टिक नर्व्स बोलते हैं। आपके बीच में इस तरह से होता है, इस तरह से आपके बीच में ऐसे करके भी होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि आप जो हैं आप क्या होते हैं मेरुरज्जु है ना, सॉरी बच्चों ना, मेरुरज्जु ने क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम मैंने क्या बताया था बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, इसका नाम मैंने बताया था बच्चों मज्जा आच्छाद है ना, मज्जा आच्छाद बोल रहा था इसका नाम, ठीक है ना। और ये बना होता है किस कोशिका का, ये बना होता है श्वान कोशिका का, ये होता है श्वान कोशिका का बना होता है। महोदय मैं आपसे वादा करता हूं या वादा करती हूं कि मैं इस फिगर को बहुत सुंदर तरीके से बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, और इसके विषय में मुझे जितना कुछ पता है मैं सब कुछ लिख दूंगा, ठीक है ना। कि ये क्या करता है, यह सूचनाओं का सबसे पहला काम इसका बताइए, सबसे पहला कार्य यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचना किस रूप में होता है, तो सूचना इसमें रासायनिक आवेग के रूप में होता है। और जैसे ही वो स्नेप से होकर गुजरता है जैसे ही सूचना स्नेप से होकर गुजरता है तो सूचना क्या बन जाता है, जल्दी बताओ, विद्युत क्या बन जाता है, विद्युत संवेग के रूप में हो जाता है। और प्यारे बच्चों फिर क्या होता है कि है ना, सबसे पहले सूचना पहुंचता है द्रुमिका के पास, उसके बाद आता है कोशिका काय में, फिर आता है केंद्रक में, केंद्रक से एक्सॉन से होते हुए कहां आता है साइनेप्टिक नर्व्स में, साइनेप्टिक नर्व्स के बाद फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में, फिर से कोशिका काय में, फिर से केंद्रक में, फिर से एक्सॉन में, फिर से साइनेप्टिक नर्व्स में, फिर दूसरे में, इस तरह से पूरे शरीर में इसका जाल बिछा होता है। और प्यारे बच्चों फिर ट्रांसफर होते है ना, कोशिका जो है ना, ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका है ये सूचना भेजता है किसको, मेरुरज्जु को, और मेरुरज्जु किसको भेजता है, मस्तिष्क को। उसके बाद मस्तिष्क सोच करके फिर उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो इस फंक्शन को अगर आप पूरा समझ गए हैं तो एक बार यस कर दें। सब लोग क्लास को एक बार लाइक कर लें बच्चों, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बहुत तेजी से। यस सर, हमने क्लास को लाइक कर लिया, ठीक है। तो सब लोग प्यारे बच्चों क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। आइए लाइक कर लीजिए। अब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब शुरू होता है विद्युत आवेग होगा सर। अच्छा विद्युत आवेग नहीं बच्चों, यहां पर बुक में मैंने पढ़ा था विद्युत आवेग नहीं, विद्युत संवेग है बच्चों। आवेग रहता तो हम आवेग जरूर लिखते, हम तो पहले आवेग ही बोले थे, फिर हमने देखा बच्चों बुक में लिखा है विद्युत संवेग, ठीक है। चले यस बढ़ जाते आगे। यस अब शुरू होता है बच्चों हार्मोन। क्या शुरू होता है, हार्मोन। अब लिखिए बच्चों, क्या आपने अपने जीवन में कभी हार्मोन शब्द का नाम सुना है, हार्मोन का? यस सर, हमने हार्मोन का नाम सुना है महोदय, ये होता है हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन क्या होता है गुरुजी? देखिए हार्मोन जो है, ठीक है, हार्मोन के बारे में कहते हैं ये विशिष्ट प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ध्यान दीजिएगा, हार्मोन क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का कार्बनिक यौगिक। पूछा जाएगा हार्मोन क्या है ना, सॉरी हार्मोन क्या है, तो कहना ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बनिक यौगिक है, हार्मोन जो है कार्बनिक यौगिक है। जो कहां से निकलता है, अगर आपसे पूछा जाए हार्मोन कहां से निकलता है बच्चों, कहां से निकलता है, तो कहना हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। बच्चों हमारे शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, तो लगभग बच्चों को मालूम होगा हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जनन चैप्टर में हम आपको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, ये अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। पहला होता है बच्चों पहला होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा होता है बहिर्स्रावी ग्रंथियां, है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होता है,
बहिर्स्रावी ग्रंथियां, और तीसरा होता है बच्चों मिश्रित, क्या होता है, मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है बच्चों। सबसे पहली बात है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है, जो लिक्विड निकलता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, तो जो भी इससे लिक्विड निकलता है, जो इससे लिक्विड निकलता है हम इसे हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं बच्चों। तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है ना, कहां से निकलता है हार्मोन, तो कहेंगे बच्चों ये हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, है ना, ग्रंथि से। अब एक बात बताइए आप, हमने उससे क्या बोलते हैं, इंडो, है ना। और आपसे ये पूछा जाए कि हार्मोन निकलकर किस में मिल जाता है, हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है तो वो डायरेक्ट किस में मिलता है, क्या इसके बहने के लिए, हार्मोन के बहने के लिए कोई नसें होती हैं, नहीं सर। सबसे पहली बात है कि ये बहती कहाँ है, तो बहती कहाँ है, तो बहती है बच्चों ये नसों में नहीं बहती, ये नसों में नहीं बहती हैं, नसों में नहीं बहती, ये डायरेक्ट रक्त में मिलती हैं, है ना। ये कहाँ मिलती हैं, रक्त में मिल जाती हैं, रक्त में मिल जाती हैं। क्या इसके लिए कोई विशेष नस होता है, नहीं सर, इसके लिए कोई विशेष नस नहीं होता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि हम इसे नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, नालिका विहीन, क्योंकि इसमें नाली नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, नालिका विहीन ग्रंथि, नालिका विहीन ग्रंथि भी हम इसको कह सकते हैं, ये नालिका विहीन ग्रंथि होता है, नालिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, है ना। डक्टलेस, है ना, डक्टलेस कहा जाता है, अंग्रेजी वाले कहते हैं, है ना, डक्टलेस भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें नालिका नहीं होता है, नालिका विहीन होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आपने देखा कि ये कार्बनिक यौगिक होता है, कहां से निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। और बच्चों इसके बहने के लिए कोई नसें नहीं होती हैं, और ये रक्त में मिल जाती हैं, रक्त में मिल जाती हैं। क्या ये पावरफुल होती हैं या नहीं, जल्दी बताओ, क्या ये पावरफुल होती हैं या नहीं। हाँ सर, बहुत पावरफुल होती हैं क्योंकि बच्चों बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि इसमें एक होता है जनन ग्रंथि, क्या होता है, एक होता है जनन ग्रंथि, और जनन ग्रंथि प्यारे बच्चों इसी से निकला हार्मोन, इसी से निकला हार्मोन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। एक जनन ग्रंथि होती है, ध्यान से एक जनन ग्रंथि होती है, ध्यान से देखिए, जनन ग्रंथि यहाँ होती हैं, और यहीं से निकला हुआ हार्मोन, और प्यारे बच्चों महिलाओं में भी जनन ग्रंथियां यहाँ होती हैं, और यहीं से निकला हार्मोन अभी प्यारे बच्चों हमें और आपको पैदा किया है ना, हमें और आपको, हम दोनों को प्यारे बच्चों यहीं से निकला हुआ हार्मोन ने पैदा किया है, और हम इतने बड़े शरीर लेकर के आपके सामने खड़े हैं, और आप भी अपने घर से बैठकर मुझे देख रहे हैं। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि हार्मोन बहुत पावरफुल होता है, हार्मोन प्यारे बच्चों बहुत पावरफुल होता है। बचपन में जब हम लोग नहीं पढ़ते थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि बच्चों हार्मोन जो है सिर्फ प्यारे बच्चों सिर्फ जो है नर जनन अंग में और मादा जनन अंग में होता है। पर जब हम लोग 10th क्लास में गए, जब हम लोग पढ़े, तो पता चला भैया ऐसा नहीं है हार्मोन तो हमारे मस्तिष्क से लेकर के नीचे तक में बहुत जगह से निकलता है, पर सभी हार्मोन के अलग अलग काम हैं, सभी हार्मोन के अलग अलग काम हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करें, पढ़ाना स्टार्ट करें बच्चों, पढ़ाना स्टार्ट करें। तो बताओ यस और नो। यस सर। देखो बच्चों इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, और मैं कभी आपको शर्मिंदा महसूस होने नहीं दूंगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा बच्चों आपके लिए 100% जरूरी वाली चीज में पढ़ाता हूँ, फालतू चीजें मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ग्रंथियां पढ़नी है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये ग्रंथि है, और इससे जो भी चीज निकलेगा, जो भी चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, हम उसको हार्मोन कहेंगे। प्यारे बच्चों आप देखे होंगे, तो सबसे पहले देखो ये, आप इसको देखें ध्यान से, है ना। यहां पर हमारे माथे में, हमारे मस्तिष्क में बच्चों 3 ग्रंथियां होती हैं, लेकिन आपके बुक के अनुसार हम 1 ग्रंथियां हैं। बताओ अब हम तीनों पढ़ाएं कि 1 पढ़ाएं। आपके बुक के अनुसार बस 1 ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों कई ग्रंथियों को, है ना, कई ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती हैं कई ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती हैं, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं,
मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार प्यारे बच्चों मटर के बीज के समान होता है, मटर के बीज के समान होता है, बीज के समान होता है। और यह बच्चों सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। ऐसे तो प्यारे बच्चों हम कहें तो सबसे छोटी ग्रंथि होता है हमारा पाराथायराइड, लेकिन प्यारे बच्चों वो ऑप्शन में नहीं रहता, तो हमें से था ना, तो बताओ 3 पढ़ा दें? यस सर, सभी बच्चों का कहना है महोदय 3 ग्रंथि पढ़ाइए। तो आइए बच्चों हम आपको पढ़ाते हैं 3 ग्रंथि। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होती हैं, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है बच्चों बताओ? जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहली ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। पहले बच्चों ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे निकलने वाला जो हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो प्यारे बच्चों सभी ग्रंथि को, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करती है। हमने कल बताया था कि जिस इंसान का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, जिसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, समझो फिर वो कुछ नहीं सुनेगा। लड़ाई करना है तो सिर्फ मारपीट करेगा, कोई भैया दादा सामने कोई आजा नहीं सुनेगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये है ना, ये जो ग्रंथि हाइपोथैलेमस है ना, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है ना, कंट्रोल करती है। समझो, कंट्रोल करती है प्यारे बच्चों। यानी अगर ये ग्रंथि एक्टिव हो गया, अगर ये ग्रंथि किसी भी कारण से अगर बच्चों एक्टिव हो गया, तो समझो हाइपोथैलेमस सबको चौपट करके रख देगा। ठीक है ना, यही है बच्चों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सभी को ये क्या करती है ना, इसे प्यारे बच्चों इससे निकलने वाला हार्मोन जो है वो नर्वस हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्वस हार्मोन, है ना। इससे निकलने वाला नर्वस, है ना, नर्वस हार्मोन, नर्वस वीयूएस, है ना, नर्वस हार्मोन, है ना। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? नर्वस हार्मोन कहलाता है। और प्यारे बच्चों ये क्या करता है ना, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरी सबसे खतरनाक है बच्चों हाइपोथैलेमस। इसके बाद में एक दूसरी ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब समझो कि ऐसा कुछ बना हुआ है और इससे निकलने वाला रस, इससे क्या निकल रहा? रस निकल रहा है। ठीक है ना, यहां पर कोई मांसल रचना है, इससे रस निकल रहा है, और जो रस निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसी रस को हम हार्मोन कहते हैं। उसी रस को क्या बोलते हैं? हम हार्मोन कहते हैं। प्यारे बच्चों दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है ना, जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है? पीनियल। दूसरी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि, पीनियल, है ना। पीनियल ग्रंथि से प्यारे बच्चों, पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलता है। पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलता है, एक है ना, एक दूसरा है ना, एक है बच्चों, है ना, मेलाटोनिक। क्या है? एक निकलता है मेलाटोनिक। क्या निकलता है? मेलाटोनिक, है ना। एक निकलता है मेलाटोनिक, ध्यान दीजिएगा, है ना। टोनिन बच्चों, मेलाटोनिन, टोनिन, मेलाटोनिन। एक निकलता है मेलाटोनिन और दूसरा निकलता है बच्चों, एक हार्मोन है मेलाटोनिन और दूसरा है ना सेरोटोनिन। क्या नाम है? सेरोटोनिन। तो प्यारे बच्चों यहां से कितने हार्मोन निकलते हैं बताइए? तो कहेंगे महोदय पीनियल ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला बच्चों मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। अच्छा, मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन प्यारे बच्चों हमारे त्वचा के रंग को काला करता है ना। ये त्वचा के रंग को काला करता है, रंग को काला कर देता है, रंग को काला करता है। और प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि सेरोटोनिन क्या करता है, तो सेरोटोनिन का काम है नींद लाना। सेरोटोनिन का काम क्या है बच्चों? नींद लाना। ये हमारे अंदर नींद लाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन हमारे अंदर नींद लेकर आता है, तो आप कहेंगे सर हार्मोन का नाम है, कौन सा हार्मोन हमारे अंदर नींद लेकर आता है? तो आप कहेंगे सर सेरोटोनिन हार्मोन जो है नींद लेकर आता है। और ये बच्चों किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है? ये सबसे ज्यादा होता है बच्चों बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों में ये हार्मोन ज्यादा निकलता है, बच्चों में ये हार्मोन ज्यादा निकलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चा बहुत सोता है, बहुत ज्यादा सोता है बच्चों, है ना। तो जो बच्चे होते हैं उसे नींद बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें सेरोटोनिन नामक हार्मोन सबसे ज्यादा निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नींद लाने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, आंसर बोलिए, है ना। नींद लाने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो आंसर होना चाहिए पीनियल ग्रंथि से निकलता है। पीनियल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि
अन्य सभी है ना, कौन सी ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है? कौन सी ग्रंथि? तो आंसर कहेंगे बच्चों, कौन सी ग्रंथि? तो मैंने बताया था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो सभी को कंट्रोल करती है। आइए बच्चों, अब तीसरा, हमारे मस्तिष्क में तीसरी ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है बच्चों पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी जिसको हम लोग बोलते हैं पीयूष बच्चों, क्या बोलते हैं? पीयूष, है ना, पीयूष, या फिर है ना पीयूष ग्रंथि हम इसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। और ये कहां पर है बच्चों? तो हमारे कपाल, हमारे जो माथा है ना, ये जो हमारा माथा है, इसके कपाल के बीच में यहां पर लगभग अगर देखेंगे बीचों बीच में क्या है? पीयूष ग्रंथि है। और इसका आकार कैसा है? मटर के दाने के समान, है ना। आकार बताओ, मटर के दाने के समान आकार है, दाने के समान इसका आकार है। और ये प्यारे बच्चों, ये भी जो है ये कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ध्यान रखना, कई को, सबको नहीं, कई को, है ना, कई ग्रंथियों को, है ना, कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं बच्चों मास्टर ग्रंथि। क्या लिखेंगे? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कहा जाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन बच्चों, इससे निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? इससे, है ना, इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन बताओ? कमेंट बॉक्स में छाप देना। कौन सा हार्मोन बच्चों? वृद्धि हार्मोन, है ना। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो बच्चों वृद्धि हार्मोन निकलता है। और इसी हार्मोन की वजह से इंसान का शरीर बच्चों एकदम लंबा होता है। जिस व्यक्ति में यह हार्मोन ज्यादा निकल गया वो क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति में यह हार्मोन ज्यादा, एकदम सांड के जैसा मोटा हो जाएगा, इतना मोटा, एकदम ऐसे चलेगा एकदम। द ग्रेट खलील देख लीजिए, खली को, उसके अंदर में कौन सा हार्मोन है? उसके अंदर में वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलता है, यानी उसका जो पीयूष ग्रंथि है वो ज्यादा एक्टिव है। और जब ज्यादा निकल जाए तो इंसान को एक रोग होता है। ज्यादा निकलने की वजह से, ज्यादा निकलने पर व्यक्ति क्या होगा? सांड के जैसा शरीर हो जाएगा। और कम निकलने पर बौना हो जाएगा, बौना। तो ज्यादा निकलने पर व्यक्ति जब बहुत मोटा हो जाता है तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक रोग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रोग को कहते हैं, है ना, जाइगेंटिज्म, है ना। ज्यादा निकलने पर शरीर हाथी जैसा हो जाता है। शरीर बहुत मोटा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्यारे बच्चों जाइगेंटिज्म कहते हैं, जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है ना। जिस रोग को क्या बोलते हैं? जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है, है ना प्यारे बच्चों, कहा जाता है। और कम निकलने पर क्या होता है? कहा जाता है। और अगर ये हार्मोन आवश्यकता से कम निकले, अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में कम निकले तो फिर हमारे शरीर का विकास नहीं होता है और हम कहते हैं हम नट्टे रह गए, हम छोटे रह गए। आप आसपास में बहुत लोगों को देखते होंगे, उसका जो हाइट है वो सामान्य लोगों से कम है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके माता पिता की कोई गलती नहीं है। बस यही है कि उसके अंदर जो एक ग्लैंड पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि जो उसके अंदर होता है, उससे निकलने वाला जो रस होता है, जो हार्मोन होता है, वही हार्मोन उसके शरीर में कम निकल रहा है। बस इतनी गलती है उसकी। अगर बच्चों कम निकले तो क्या होगा? कम निकलने पर क्या होगा? कम निकलने पर व्यक्ति क्या कहलाएगा? कम निकलने पर व्यक्ति बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति बौना हो जाएगा। पहले बच्चों अगर हम देखें, पीयूष ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। पीयूष ग्रंथि अगर हम देखें तो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। जिसे बच्चों ना पीयूष ग्रंथि जो है वो दो प्रकार है ना। ये जो हमारा पीयूष ग्रंथि वो दो भाग में बटा होता है। ये है पीयूष ग्रंथि और ये कितने भागों में? ये दो भागों में बटा है। एक भाग बच्चों, इसका एक भाग जो है ध्यान दीजिएगा, इसका एक भाग ऐसा हो गया, मान के चलिए ये हो गया एक भाग और ये हो गया दूसरा भाग। तो इसके दो भाग होते हैं। एक का नाम है बच्चों, एक का नाम है अग्रपिंड, है ना, सॉरी, इसमें दो भाग हैं, एक आगे वाला, एक है पीछे वाला, एक आगे और पीछे। तो जो आगे वाला भाग है हम इसे बोलते हैं अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं बच्चों? अग्रपिंडक। आगे वाले भाग को बोलते हैं अग्रपिंडक। और जो पीछे वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? पश्चपिंडक।
पिंडक। तो प्यारे बच्चों, अग्रपिंडक से जो निकलता है, हमने बताया ये जो अग्रपिंडक से निकलता है, यहां निकलता है वृद्धि हार्मोन। क्या निकलता है? यहां निकलता है वृद्धि हार्मोन। और जो प्यारे बच्चों क्या करता है, आकार शरीर का बढ़ाता है, कम निकलने पर लोगों को बौना कहलवाता है, ठीक है। और इससे जो निकलने वाला हार्मोन है, ये प्यारे बच्चों शुक्राणु है ना, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है ना, इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला हार्मोन पुरुष में शुक्राणु ना, पुरुष में शुक्राणु, पुरुष में शुक्राणु बच्चों, पुरुष में शुक्राणु। अभी आपको शायद समझ में नहीं आए है ना ये क्या होता है शुक्राणु। पुरुष में शुक्राणु एवं मादा में, एवं मादा में, जल्दी बोलो, एवं मादा में, मादा में अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है। मादा, मादा में अंडाणु के निर्माण में, अंडाणु के निर्माण में, अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है, अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है, सहायता करता है। और दूसरा प्यारे बच्चों, महिलाओं में दूध स्राव के लिए, जो दूध निकलता है ना, दूध जो हम लोग पीते थे बचपन में, दूध को निकालने के लिए भी उत्तेजित करता है। और महिलाओं को बच्चों दूध उत्पन्न, दूध है ना, महिलाओं में कह सकते हैं कि महिलाओं में, महिलाओं में दूध, 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 दूध के लिए है ना, दूध निष्कासन के लिए, फिर कह सकते हैं दूध के लिए है ना बच्चों, कि दूध स्राव को उत्तेजित करता है। जो महिलाओं में दूध स्राव को उत्तेजित करता है, उत्तेजित, उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। यही हार्मोन बच्चों जिसका नाम है ना, इससे निकलने वाला अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन, अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन, एक तो बच्चों पुरुष में शुक्राणु के निर्माण में, महिला में अंडाणु के निर्माण में ये अपना सहायता देता है। दूसरा महिलाओं में दूध, दूध स्राव में प्यारे बच्चों ये क्या करता है, मदद करता है, उसे उत्तेजित करता है। और तीसरा है क्या, पश्य पिंडक से निकलने वाला हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? जल संतुलन है ना। इससे जो निकलने वाला हार्मोन है, पश्य पिंडक से निकलने वाला जो हार्मोन है, ये बच्चों शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, जल संतुलन को बनाए रखता है, जल संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि हमारा जो पीयूष ग्रंथि है, हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वो दो पार्ट में है, आगे वाले को अग्रपिंडक और पीछे वाले को पश्य पिंडक। अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन, इसमें निकलने वाला हार्मोन पुरुष में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा महिलाओं में दूध स्राव को उत्तेजित करता है, जबकि पश्य पिंडक से निकलने वाला हार्मोन शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ऐसा भाव आ गया कि महोदय एक भी क्वेश्चन अगर हमारे पीयूष ग्रंथि से आ जाए तो आपका ये बच्चा 100% सही बनाएगा। एक बार मुझे यस लिखकर भेजो, ठीक है ना। क्या आपको लग रहा है कि सर 100% यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ये बच्चा बहुत सुकून के साथ बना सकता है? एक बार क्लास को सभी लोग बच्चों लाइक कर लें। अभी तो हमने सिर्फ माथे की ग्रंथि पढ़ाई है, अभी तो सिर्फ माथा हुआ है। अब माथे से नीचे आइए, है ना, माथे से नीचे आइए। आना है क्या? चलो, नहीं छूटेगा सर, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा बच्चों, तो चलिए, नहीं छूटेगा तो लगाइए टेस्ट। अभी जो आपने पढ़ा है 3 ग्रंथि, 3 ग्रंथि का टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करती है? आंसर, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है? आंसर, आंसर होगा मेरे बच्चे हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगला है प्यारे बच्चों, है ना, नींद, नींद, है ना। कहते हैं कौन सी ग्रंथि है जिससे निकलने वाला हार्मोन बच्चों में अधिक नींद लाता है? कौन सा ऐसी ग्रंथि है जिससे निकलने वाला हार्मोन बच्चों में अधिक नींद लाता है? अधिक नींद लाता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि प्यारे बच्चों, पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? तो मास्टर कहते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि को, पीयूष, या इसको अंग्रेजी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। कहते हैं पीयूष ना, कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी, ऐसे बच्चों है पाराथायराइड, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं रहता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि है बच्चों पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका निर्माण होता है?
अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है, ये बताओ किसका स्राव होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है बच्चों, तो हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो वह व्यक्ति किस रोग का शिकार होगा। यदि किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो वह व्यक्ति किस रोग का शिकार होगा। तो प्यारे बच्चे उसे हो जाएगा जाइगेंटिज्म। क्या हो जाएगा, जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म रोग है ना, टिज्म, जाइगेंटिज्म रोग हो जाएगा अगर ज्यादा जिस व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन निकल जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए जिस व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होगा, वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होगा। तो जिसमें कम निकलेगा बच्चों वो हो जाएगा बौना। वो क्या हो जाएगा, बौना। वो हो जाएगा बौना, बौना हो जाएगा। अगला कौन सी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन या फिर किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन महिलाओं में दूध स्राव के लिए उत्तेजना, महिला को दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन महिला में दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है, या फिर महिला को उत्तेजित करता है दूध स्राव के लिए। तो कहेंगे बच्चों पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। तो प्यारे बच्चों फिर से आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अगला है बच्चों कि पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं बच्चों। तो पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हैं, एक है अग्रपिंडक और एक पीछे में है पश्चपिंडक। तो कहेंगे बच्चों 2 भाग हैं, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। अग्रपिंडक और पश्चपिंडक कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो 3 ही ग्रंथि पढ़ा है जो कि मुझे 1 पढ़ाना था। अब थोड़ा नीचे उतरे। हाँ चलिए माथे को छोड़कर नीचे उतरते हैं। पहले बच्चों माथे को छोड़कर आइए गले में। जैसे ही हम गले में आते हैं तो यहां पर भी एक है ना, एक ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलता है। बोलो कौन सी ग्रंथि है। यहां पर भी एक ग्रंथि है जिसका नाम है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 4थे नंबर में, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि प्यारे बच्चों हमारे गले में होता है। थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे गले में है थायराइड ग्रंथि। अगर आप कहेंगे दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए बच्चों ये है हमारा थायराइड ग्रंथि, ये हमारे गले में होता है। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि ये हमारे गले में है, ठीक है, ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होता है। अगर आप कहेंगे महोदय थायराइड ग्रंथि के बारे में है ना, इसको आगे बढ़ जाएं। चलिए तो प्यारे बच्चों ये हमारा थायराइड ग्रंथि था। और थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर हम पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं फिर से थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों ये, अच्छा ये बताओ हमारे शरीर की ये जो ग्रंथि है इसका आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस चीज को याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट याद रखना है इसके बारे में कि थायरॉक्सिन ग्रंथि से क्या निकलता है। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इसका नाम है थायराइड हार्मोन। क्या निकलता है, तो पहले सॉरी है ना, माफ कीजिएगा, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों ना, थायरॉक्सिन हार्मोन यहां से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है, याद रखिएगा किससे, ये आयोडीन और है ना टायरोसिन से बना होता है। किससे, ये बच्चों ये बना होता है थायरॉक्सिन हार्मोन किससे, टायरोसिन है ना, टायरोसिन और प्लस में आयोडीन।
आयोडीन से मिलकर बना होता है। टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बना होता है कौन सा हार्मोन? तो कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन प्यारे बच्चों क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी को कंट्रोल करता है यानी कि बढ़ने नहीं देता है, कंट्रोल करता है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। अच्छा, आपको पता है कि जब प्यारे बच्चों हमारे गले में थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है बताइए? हमारे गले में जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन यहां से कम निकलने लगता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम निकलने लगता है तो कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे हम देखते हैं हमारे यहाँ पर 3 रोग होते हैं इस हार्मोन की कमी से। 3 रोग। पहला जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे अधिक फेमस है, ये होता है घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा। घेंघा रोग होता है ये हार्मोन कम होने से, घेंघा रोग। दूसरा बच्चों, दूसरा होता है, दूसरा है ना क्रिटिनिज्म, है ना क्रिटिनिज्म दूसरा रोग होता है। क्रिटिनिज्म रोग होता है जो कि बच्चे में होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्रिटिनिज्म रोग क्या होता है? इस रोग में बच्चा भोदा होता है, बच्चा भोदा होता है, जहां पड़ा है वहीं रहेगा, नहीं हिलेगा नहीं डोलेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले बच्चों क्रिटिनिज्म रोग होता है जो कि बच्चे में होता है। किसमें? बच्चे में होता है क्रिटिनिज्म रोग, ठीक है। एक और रोग होता है इस हार्मोन की कमी से, एक और रोग होता है इस हार्मोन की कमी से जिसका नाम है बच्चों मैक्सोडेमा। क्या नाम है? मैक्सोडेमा रोग होता है। मैक्सोडेमा रोग होता है जो महिला में होता है। किसमें? महिला में होता है। और इस रोग में ना लोग क्या होता है? बहुत मोटा हो जाता है, बहुत मोटा, ठीक है ना। इस रोग में आदमी बहुत मोटा हो जाएगा, मतलब समझिएगा ना, कम से कम 1.5 क्विंटल का हो जाएगा आदमी, बहुत मोटा, है ना। मैक्सोडेमा रोग होता है। तो 3 रोग होता है ना, एक होता है घेंघा, दूसरा क्रिटिनिज्म रोग और तीसरा बच्चों मैक्सोडेमा। 3 रोग होता है। ये रोग बच्चों में होता है जिसमें बच्चा क्या होता है? भोदा हो जाता है। बच्चा एकदम भोदा हो जाएगा। भोदा मतलब मंदबुद्धि की तरह, मनबुद्धि की तरह, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, यस, है ना। आगे बच्चों, और घेंघा रोग क्या होता है? अब ये घेंघा रोग के बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। पता है आपको कि घेंघा रोग बच्चों आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन कहां से निकलता है? आयोडीन निकलता है बच्चों, है ना कहां से? थायरॉक्सिन हार्मोन से। थायरॉक्सिन हार्मोन से ही आयोडीन निकलता है। आइए हम बात करते हैं घेंघा रोग। आपने देखा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए। घेंघा रोग, घेंघा रोग बच्चों क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन कौन बनाएगा बताओ? सर आयोडीन बनाएगा थायराइड। कौन बनाएगा? आयोडीन बनाता है थायराइड ग्रंथि। तो आयोडीन जब कम हो जाता है शरीर में तो ये थायराइड ग्रंथि क्या करता है? आयोडीन ज्यादा बनाने के चक्कर में अपने आप को फुला लेता है, अपने आप को फैला लेता है कि हम फैलाएंगे ना तो ज्यादा आयोडीन बनेगा। लेकिन बच्चों फैलाने के बाद क्या होता है कि गला ही हमारा फूल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा या गलगंठ। क्या बोलते हैं? गलगंठ रोग बोलते हैं, ठीक है ना। घेंघा या गलगंठ रोग बोलते हैं कि आयोडीन ज्यादा बनाने के चक्कर में थायराइड ग्रंथि ना कभी कभी फैल जाती है, जिसके कारण से हमारा गला फूल जाता है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? इस रोग को हम बोलते हैं घेंघा रोग। तो क्या लिखेंगे आंसर? घेंघा रोग किसे कहते हैं? तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यह रोग, क्या लिखेंगे? यह रोग आयोडीन नामक, है ना, आयोडीन की कमी से, है ना, आयोडीन की कमी से, या फिर लिख सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, लिख दो डायरेक्ट, है ना। यह रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, कमी से होता है। कभी कभी हमारे शरीर में, है ना, कभी कभी हमारे शरीर में, कभी कभी फिर लिख देंगे जब हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में, है ना, जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, हार्मोन कम बनने लगता है तो थायराइड ग्रंथि बनने लगता है तो थायराइड ग्रंथि इसे पूरा करने के लिए, या फिर ज्यादा बनाने के लिए, थायराइड ग्रंथि हार्मोन ज्यादा बनाने के लिए, है ना, ज्यादा बनाने के लिए फैल
फैल जाती है, जिसके कारण हमारा गला हमारा गला फूल जाता है, जिसके कारण हमारा गला फूल जाता है, इसे ही घेंघा रोग कहते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको भरोसा है कि महोदय अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका ये बच्चा 100% बता देगा कि सर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक थायराइड ग्रंथि होता है और ये ना कभी कभी फूल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में आयोडीन या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए ये जो ग्रंथि है ये अपने आप को फैला लेती है और जिससे हमारा गला फूल जाता है, और इसे ही हम लोग घेंघा या गलगंठ रोग कहते हैं। एक बार दिल बनाकर भेजें कि सर 100% मुझे विश्वास है कि मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा या बना दूंगी। यस 100%। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या समझ रहे थे कि इसको समझ लिया। अब इसके बाद बच्चों हमने देखा कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, इसमें ये है ना, ये बीपी को कंट्रोल करती है, ये घेंगा है ना, क्रिटिनिज्म और है ना मैक्सोडेमा रोग को प्यारे बच्चों ये है ना, इसके कारण से ये सब रोग होता है। ठीक है, अब हमें अगली ग्रंथि के बारे में चलना है। अगली ग्रंथि के बारे में थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे दाना दाना करके दो ग्रंथि होती हैं। थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे हम देखेंगे तो ये ग्रंथि होती है बच्चों, जस्ट पीछे। ध्यान दीजिए, आगे वाला जो हिस्सा था इसका, आगे वाला उस पार का हिस्सा था थायराइड, उस पार का हिस्सा क्या था, थायराइड था, और जस्ट इसके नीचे में ये ग्रंथि है। देखिए जस्ट इसके पीछे में ग्रंथि है जिसका नाम बताइए क्या है, जस्ट इसके पीछे में ग्रंथि है जिसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाराथायराइड। थायराइड के जस्ट पीछे में होता है पाराथायराइड, है ना। थायराइड को हिंदी में अब2 बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज छूट गया था। थायराइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब2। थायराइड को क्या बोलते हैं, अब2 बोलते हैं, अब2, ठीक है ना, अब2 बोलते हैं, अब2। ठीक है, बढ़ जाए आगे। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पाराथायराइड। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पाराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो लिखिएगा पाराथायराइड ग्रंथि, क्या लिखना है, पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि, ग्रंथि जिसको बोलते हैं पारा अब2, क्या बोलते हैं, पारा अब2 भी बोलते हैं, पारा अब2 भी इसको बोला जाता है। चलिए लिखें आगे। हाँ सर, चलिए बच्चों, इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है, जैसे वहां पर क्या निकलता था, वहां निकलता था थायरॉक्सिन हार्मोन, तो यहां क्या निकलेगा बताओ, यहां कौन सा हार्मोन निकलेगा, यहां निकलेगा पाराथायरॉक्सिन। क्या निकलेगा, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन यहां निकलेगा। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या है, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन है। ये बच्चों सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शन में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग मारते हैं पीयूष ग्रंथि को, ये पीयूष से भी छोटा है। और याद रखिएगा, आपने एक चीज देखा था कि पीयूष ग्रंथि कई ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, लेकिन पाराथायराइड ग्रंथि पीयूष में कंट्रोल में नहीं है। तो बच्चों याद रखना कि यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर है। लिखना बच्चों कि यह ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, पाराथायराइड ग्रंथि, क्या पढ़ रहे हैं, पाराथायराइड, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, ये जो है ये पीयूष ग्रंथि के, सबसे पहला बात मैंने ये बोला कि सबसे पहले इससे निकलने वाला हार्मोन क्या है, इससे निकलता है पाराथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन इससे निकलता है ना प्यारे बच्चों। दूसरा चीज है, दूसरा मैंने बताया कि यह पीयूष ग्रंथि के पहुंच से ना, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है। अगला हमने ये बताया कि इससे निकलने वाला हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। इससे निकलने वाला हार्मोन है ना, इससे निकलने वाला हार्मोन लिख लीजिएगा, इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन किसको बच्चों, हार्मोन किसको, कैल्शियम और फास्फोरस को। कैल्शियम लिख देते हैं, भूल जाएंगे आप लोग। कैल्शियम और फास्फोरस को, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है, फास्फोरस को, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है ना, फास्फोरस को नियंत्रित करती है, फास्फोरस को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करती है,
नियंत्रित करती है बच्चों। ठीक है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये पैराथायराइड समझ में आ गया? सर पैराथायराइड ग्रंथि सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इससे निकलता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, और यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होती है, और इसमें निकलने वाला हार्मोन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में बच्चों, है ना। जल्दी बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये 100% यहां तक में कोई डाउट नहीं है, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने वाला कौन सा ग्रंथि है? वो है बच्चों पैराथायराइड। चलिए, अब आपने देखा कि माथा खत्म, ये माथा हमारा पूरा हो गया, माथे के बाद दोनों गला में भी हो गया। गला से आएंगे तो यहां बच्चों छाती पर एक ग्रंथि है, छाती पर एक ग्रंथि है जिसका नाम बताओ क्या है? आप यहां देख सकते हैं हमारी छाती में एक ग्रंथि है बच्चों, इस ग्रंथि के बारे में सोचिए थोड़ा सा, यहां ध्यान दीजिए। ये है बच्चों, ये देखो यहां देखो, है ना, ये लिखा है थाइमस ग्रंथि। क्या है? यहां से चलेंगे, यहां से गला है और ये हमारा पीठ है ना, तो यहां पर बीच में छाती पर एक ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो अब हम लोग थाइमस के बारे में पढ़ने वाले हैं, थाइमस, है ना, थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ के आपको बहुत सुकून मिलेगा, है ना। आइए अब हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं? थाइमस ग्लैंड। तो लिखिए बच्चों, छठा नंबर होगा शायद ये, नहीं 2 3 2 5 6, थाइमस, क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है बहुत आसान है, ये बेसिकली प्रोटीन बनाता है ना। अब क्या थाइमस, इससे प्यारे बच्चों क्या निकलता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। क्या होता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। इससे जो हार्मोन निकलता है ना, ये क्या बनाता है? ये बनाता है इसका जो हार्मोन है, इससे निकलने वाला हार्मोन, इसका हार्मोन शरीर में क्या बनाता है? इसका हार्मोन शरीर में प्रोटीन और प्लस में लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट बनाता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट। और ये बच्चों कितने वर्ष तक काम करता है? ये हमेशा के लिए काम नहीं करता है, ये हमारे शरीर में हमेशा के लिए काम नहीं करता है, बस 15 साल के बाद काम खत्म। तो पहले बच्चों लगभग 15 ईयर तक ये काम करता है, 15 साल तक काम करता है बच्चे, मतलब सिर्फ बचपन में। इसलिए आप देखेंगे कि बचपन में क्या होते हैं, हम लोग बहुत शरारती होते हैं। बचपन में हम कितना दौड़ भाग कर लेते हैं, कितना भी पकड़ो, देखना आप छोटे बच्चे को, आपको ऐसा लगेगा कि वो थकते ही नहीं हैं। दिन भर यहाँ से वहाँ, ये पानी से यहाँ पानी उठा के उस पानी में से वहाँ उठा करके, खेत में दौड़ना, बकरी के पीछे दौड़ना, गाय के पीछे दौड़ना, खिलौने के पीछे दौड़ना, गड़ी घुमाना, सब काम करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 14-15 साल तक ये काम करता है, और इससे निकलने वाला हार्मोन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और प्यारे बच्चों लिम्फोसाइट बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, है ना, जो शरीर में प्यारे बच्चों क्या करता है? हमें ताकत देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। अब यहां से थोड़ा नीचे चलिए, यहां से नीचे चलेंगे तो आपको याद होगा जब हम किडनी पढ़ा रहे थे, आपको बोलिए हाँ या ना, जब हम आपको किडनी पढ़ा रहे थे तो वहां हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बच्चों बताओ? जब आपको किडनी पढ़ा रहे थे तो आपको हम बहुत अच्छे से बताए होंगे महोदय, है ना, कि जब हम किडनी पढ़ा रहे थे तो, है ना, तो आप कहते थे सर यहां पर आपने पढ़ाया था किडनी के ऊपर में 2 ग्रंथियां थी, किडनी के ऊपर में 2 ग्रंथियां थी, उसका नाम कोई बता दो। हाँ सर, यहां किडनी के ऊपर में इस तरह से ग्रंथियां थी, है ना, जिसको हम लोग अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्लैंड, क्या बोले थे? एड्रीनल बच्चों, है ना, एड्रीनल ग्रंथि, है ना, एड्रीनल ग्रंथि होता है हमारे किडनी के ऊपर में, एड्रीनल ग्रंथि, याद कीजिए। हाँ सर याद आ गया, ठीक है। 7वें नंबर में आइए बच्चों, आपको दिखाते हैं, ये है हमारी किडनी, ये है हमारी किडनी, और ये है हमारी किडनी बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड, और इसके ऊपर में देखो यहां पर ये है हमारा प्यारे बच्चों ग्रंथि, जहां से निकलता है हार्मोन, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि सर यहां से क्या निकलता है? तो एड्रीनल, है ना, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एड्रीनेलिन। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो एड्रीनेलिन हार्मोन निकलेगा। और प्यारे बच्चों ये हार्मोन क्या करता है आपको पता होगा, ये बीपी बढ़ाता है या घटाता है? ये बीपी बढ़ाता है या घटाता है? तो कहेंगे सर एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ये बीपी को बढ़ाता है, ये बीपी यानी ब्लड प्रेशर को, बीपी को बढ़ाता है। इस चीज को याद रखना कि एड्रीनल हार्मोन जो है ये बीपी को बढ़ाता है, ठीक है ना। और यह जो हार्मोन है ये बच्चों इमरजेंसी में निकलता है, ये हार्मोन इमरजेंसी में निकलता है, यानी मान के चलो आप अभी शांत हो, ठीक है ना, कोई वो तो सांड दौड़ गया तुम्हारे पीछे तो तुम बहुत फास्ट भागोगे। जब तुम बहुत फास्ट भागोगे तो वहां एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम क्या है? एड्रीनेलिन हार्मोन।
जब तुम कहीं बैठे हो, किसी ने तुम्हें आके एक फाइट मार दिया, तो तुरंत तुम्हारा गुस्सा निकलेगा, मारो एकदम फट फट मारोगे, कहीं बोर्ड ना टूट जाए, फटाफट तुम मारोगे। तो वहां पर बच्चों अभी देखो हमारे अंदर कौन सा हार्मोन आ गया बताओ, तुरंत गुस्से में हमारे अंदर कौन सा हार्मोन आ गया, तुरंत प्यारे बच्चों आ गया कौन सा, एड्रीनेलिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये इसे आपातकाल हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपातकाल हार्मोन। थोड़ी देर के लिए निकलता है, इमरजेंसी इमरजेंसी हार्मोन इसको बोलते हैं, हार्मोन यानी हिंदी में से बोलते हैं आपातकाल हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन इसे कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन यानी ये हार्मोन मतलब कि क्या है, इमरजेंसी में शरीर से निकलता है, हमेशा नहीं निकलेगा। और प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाई, है ना, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसी का नाम है, इसी का दूसरा नाम है बच्चों लड़ो उड़ो हार्मोन, उड़ो हार्मोन। यानी ये हार्मोन थोड़ी देर के लिए आता है, बस लड़ो और इसको खत्म कर दो, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं। फाइट एंड फ्लाई, फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, फिर फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले बच्चों आपने देखा इसके बारे में, अगर मैं यहां पर लिख दूं एक बार अच्छे से, एड्रिनल ग्रंथि 7वें नंबर ग्रंथि है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। इसके बारे में यही बता सकते हैं कि इससे निकलने वाला हार्मोन जो है एड्रीनेलिन है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और दूसरी बात है ये जो हार्मोन है, ये सबसे पहली बात है ये आपातकालीन हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन है। और इस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस हार्मोन को बोलते हैं फाइट, है ना, फाइट एंड फ्लाई, फ्लाई हार्मोन के नाम से जानते हैं। लड़ो उड़ो क्या बोलते हैं हिंदी में, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं। और यह है बच्चों बीपी बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है ना, बढ़ाता है। अगर हो गया तो बताइए, हाँ सर ये बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। अब एक और ग्रंथि पढ़ते हैं, ये हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट पहले बच्चों हमारे शरीर में होता है पेंक्रियाज। क्या होता है, पेंक्रियाज। ये हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथि है पेंक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। पहले बच्चों अग्न्या, है ना, अग्न्याशय, अग्न्याशय के बारे में बात हो रही है, अग्न्याशय के बारे में, अग्न्याशय के बारे में, अग्न्याशय के बारे में ये है प्यारे बच्चों पेंक्रियाज। आप देख सकते हैं यही हमारी अग्न्याशय है, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारी अग्न्याशय है, ठीक है ना, ये हमारी अग्न्याशय है, पेंक्रियाज जिसको बोलते हैं, अग्न्याशय यही है, ठीक है ना। और कहते हैं अग्न्याशय के बारे में, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा बच्चों, तो यहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, है ना, यहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये प्यारे बच्चों किस रोग को, तो ये जो मधुमेह रोग को, है ना, सबसे पहले ये शरीर में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और तीसरी बात है कि इस हार्मोन की कमी से एक रोग होता है, इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस हार्मोन की कमी से हमें मधुमेह, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, इसी हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो अग्न्याशय जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और बच्चों ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसके कमी से हमें एक रोग होता है जिसका नाम है बच्चों मधुमेह रोग, ठीक है ना। और ये प्यारे बच्चों, है ना, यस, ये सिर्फ अंतःस्रावी नहीं हो सकती, क्योंकि अंतःस्रावी में प्यारे बच्चों इसके बारे में चर्चा है क्या, हाँ, अग्न्याशय की लैंगरहंस द्विकाएं, हाँ, द्विपिकाओं के बारे में चर्चा है इसमें थोड़ा सा। खैर ये जान लो बच्चों कि ये जो है ना पेंक्रियाज से ये काम होता है इसका, है ना, इस काम को अच्छे से जान लीजिए। चलिए अब हमारे पास बच्चों सबसे लास्ट बचा है, बताओ क्या ठीक है। अब हमारे पास मधुमेह रोग को अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं बच्चों ना, डायबिटीज बोलते हैं, याद रखना कि मधुमेह रोग को डायबिटीज कहा जाता है, जिसमें प्यारे बच्चों डॉक्टर चीनी खाने से मना करते हैं और इंसुलिन नामक सुइया देते हैं, सुई देते हैं, सुई, ठीक है ना। जल्दी बताओ अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है लास्ट बच्चों जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि बचा है, और इससे निकलता है हार्मोन, है ना। जनन ग्रंथि में पहले बच्चों पुरुष में होते हैं, पुरुष में होते हैं वृषण। क्या होते हैं पुरुष में, क्या होते हैं बताओ, पुरुष में होते हैं वृषण, इसे क्या बोलते हैं, पुरुष में होते हैं वृषण, ठीक है। अंडकोश बच्चों, क्या बोलते हैं, अंडकोश, वृषण होते हैं।
और महिलाओं में होते हैं, महिलाओं में क्या होता है, अंडा, है ना, महिलाओं में क्या होता है, अंडाशय, महिलाओं में होता है अंडाशय। जनन चैप्टर में अच्छे से पढ़ना बच्चों, ये होता है अंडाशय। इसमें गलत कोई बात नहीं है, कोई ये मत सोचना सर ये क्या पढ़ा रहे हो। देखो बच्चों, नॉलेज हर चीज का रहेगा तब जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो पुरुष में होते हैं वृषण और यहाँ होता है अंडाशय। अच्छा, वृषण से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है बच्चों शुक्राणु। क्या नाम है, वृषण नहीं है ना, यहाँ से क्या निकलता है, शुक्राणु। और बच्चों शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं और यहाँ क्या बनते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। और यहाँ का जो हार्मोन है सबसे प्रमुख शुक्राणु में एक हार्मोन है जिसका नाम है बच्चों टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन बच्चों सबसे प्रमुख हार्मोन है। और प्यारे बच्चों यहां बनता है एस्ट्रोजन, क्या बनता है, नहीं एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन। शुक्राणु से क्या निकलता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन। तो यहां बनता है एंड्रोजन बच्चों, एंड्रोजन। और यहां बनता है एस्ट्रोजन, है ना, यहां क्या बनता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रो, है ना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनता है। महिलाओं में 3 है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक और है ना, एस्ट्रोजन होगा महिलाओं में एस्ट्रोजन होगा, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन होगा और होगा रिलैक्सिन, है ना, एस्ट्रोजन। दूसरा क्या है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा क्या है बच्चों, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन, क्या हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन। अरे भैया, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। 3 हार्मोन होता है, लेकिन एग्जाम में बस ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन पाया जाता है महिला में और एंड्रोजन पुरुष में। टेस्टोस्टेरोन सबसे प्रमुख प्यारे बच्चों शुक्राणु से निकलने वाला है और यहाँ पर एस्ट्रो, है ना, एंड्रोजन। तो ये आपने देखा प्यारे बच्चों की ऐसा होता है। और पूरा का पूरा आपका जितने भी ग्रंथि के बारे में था सब कुछ प्यारे बच्चों पूरा हो गया, ठीक है। जल्दी बताओ, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, यहां शुक्राणु भी हमने लिख दिया, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, एंड्रोजन, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन। यहां पर क्या लिखा मैंने, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और क्या है, रिलैक्सिन, 3 हार्मोन, ठीक है। अब आपको लगता है कि हाँ सर पूरा हो गया, तो बताइए बच्चों, एक बार टेस्ट लिया जाए। एक बच्चा पूछा सर ये वीडियो बिहार बोर्ड के लिए है, सभी बिहार, है ना, सही बोर्ड के लिए बच्चों, कोई भी पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड के लिए तो है ही है। अब बताओ, क्या आपको लगता है कि सारा का सारा हमें याद हो गया बच्चों, सारे के सारे फैक्ट हम लोग पढ़ लिए? तो एक बार जल्दी से बोलो, क्या टेस्ट लिया जाए, हाँ या ना? और बच्चों ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हमारा सिर्फ बचा है, इस चैप्टर के क्या समाप्त हो गए बताओ, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। अब हमें बस इस चैप्टर में करना है ऑब्जेक्टिव और प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव और क्या बचा है, क्वेश्चन आंसर बचा है। हमने आपको बोला था कि 3 दिन में मैं आपको 3 डेज में मैं आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसका टेस्ट आपको लगाना है। चलो तो जल्दी से आप सभी लोग प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर लेने सब लोग, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई, सब लोग शेयर कर दीजिए, है ना, कि अब हमारा टेस्ट होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है, टेस्ट होने जा रहा है। चलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रह गया सर, स्टार्ट करें। यस, अब देखते हैं बच्चों टेस्ट में सर प्रतिवर्ती चाप नहीं बताए हैं। देखो बच्चों प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि इसमें देखो मैं इसके बारे में बता देता हूं, मैं प्रतिवर्ती चाप छूट गया है। देखो प्रतिवर्ती चाप के बारे में कहते हैं कि न्यूरॉनों के आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। आप समझिए बच्चों, एक है ना, एक टॉपिक है, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती चाप समझाइए। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है समझिएगा बहुत ध्यान से बच्चों। हमने कहा मेरे पास एक न्यूरॉन है, मेरे पास एक न्यूरॉन है, ध्यान से, मेरे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, मेरे पास एक न्यूरॉन है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक न्यूरॉन है, ध्यान समझना। फिर यहां पर भी प्यारे बच्चों हम देखें तो ये तारा यहां पर भी बनेगा, एक दूसरा न्यूरॉन है यहां पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये इसको समझना है प्रतिवर्ती चाप को।
तो अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूरॉन है बच्चों, हमारे पास जो न्यूरॉन है इसमें क्या जाता है गुरुजी? इसमें जाता है, न्यूरॉन में जाता है रासायनिक आवेग। क्या जाता है बताओ? न्यूरॉन में जाता है रासायनिक आवेग, जो सिनेप्स में जाने के बाद, जो सिनेप्स में जाने के बाद किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है विद्युत संवेग में। विद्युत संवेग में ये जो रासायनिक आवेग हैं बच्चों, सबसे पहले आते हैं किसमें? द्रुमिका में। द्रुमिका के बाद जाते हैं कोशिका काय में, फिर केंद्रक से होते हुए एक्सॉन से होकर के जाता है। तो क्या इसका कोई पथ निश्चित है या जहां तहां जाता है? बताओ, हमारे जो आवेग हैं वो किसी निश्चित पथ में जाते हैं या जहां तहां चले जाते हैं? आप कहेंगे महोदय वो निश्चित पथ में चलते हैं। तो कहते हैं न्यूरॉनों के आवेग का संचरण, न्यूरॉनों के, नोट कीजिएगा, कहते हैं न्यूरॉनों के आवेग का संचरण मतलब कि चलना, संचरण निश्चित पथ में होता है। निश्चित पथ में होता है, इसके लिए रास्ता फिक्स है, रास्ता फिक्स है कि यहां से आएगा, ऐसे करके ऐसे एक्सॉन से होकर जाएगा, निश्चित पथ में होता है। इसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। कितने बच्चों को याद हो गया? एक बार हाथ उठाइए कि महोदय ये तो अभी मुझे याद हो गया, तुरंत आपने बोला और मुझे याद हो गया कि न्यूरॉनों के आवेग का संचरण निश्चित पथ में होता है और इसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये बहुत आसान है और हमें याद हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों, तो न्यूरॉनों में क्या होता है? आवेग जो होते हैं वो निश्चित पथ में चलते हैं और इसी पथ को क्या कहते हैं? इसी पथ को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यस, हो गया। आइए टेस्ट लगाते हैं बच्चों, बहुत तेजी में। आइए लगाते हैं टेस्ट, शुरू से। आइए बच्चों, नंबर 1 हो गया। सबसे पहला धड़कन का धड़कना कौन सी क्रिया है? धड़कन का धड़कना कौन सी क्रिया है? धड़कन का धड़कना, आंसर आना चाहिए बच्चों अनैच्छिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों चबाना कैसी क्रिया है? तो देखो, चबाना हमारे कंट्रोल में है, जब हम चाहे रुक सकते हैं। तो चबाना प्यारे बच्चों ऐच्छिक क्रिया है। चबाना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है बच्चों। क्या है? न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन है। कहते हैं कि सूचना या संवेदना का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सूचना या संवेदनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है बच्चों न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरॉन के द्वारा होता है, न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों नंबर 5, हमारा जो केंद्रीय तंत्र कौन सा है ना? केंद्रीय तंत्र किसे कहा गया है? मतलब निम्नलिखित में कौन केंद्रीय तंत्र है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या कहेंगे, है ना? तो केंद्रीय तंत्र में आता है मस्तिष्क और प्लस में आता है मेरु रज्जु भी इसमें आ जाता है। कहते हैं ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव हार्मोन कहलाता है। अच्छा बच्चों, पूछा जाए कि हार्मोन क्या है? तो कहना बच्चों हार्मोन जो है ये कार्बनिक यौगिक है। हार्मोन क्या है? तो कहना हार्मोन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो भी हार्मोन है वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि हार्मोन जो है वो किसमें, ग्रंथि से निकलने के बाद हार्मोन किसमें मिश्रित हो जाते हैं? तो कहना बच्चों कि हार्मोन जो है ग्रंथि से निकलकर मिश्रित हो जाते हैं किसमें? तो रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करता है या कौन नियंत्रित करता है?
तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और आपसे ये पूछा जाए कि प्यारे बच्चों नींद लाने वाली ग्रंथि कौन सी है, नींद लाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहेंगे नींद लाने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि नींद लाती है और ये बच्चों में ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर कहते हैं बच्चों पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर कहते हैं। कहते हैं इस ग्रंथि से अगर हार्मोन कम निकले तो व्यक्ति किस रोग का शिकार होगा। कम निकलने पर बौना हो जाएगा, अधिक निकलने पर किसका शिकार होगा, अधिक निकलने पर जाइगेंटिज्म हो जाएगा, जाइगेंटिज्म रोग का यह शिकार हो जाएगा, जाइगेंटिज्म। कहते हैं कि प्यारे बच्चों किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन महिला में दूध स्राव के महिला को दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है, किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, तो कहते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि से। पीयूष कहते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि कितने भागों में बटा है, तो पीयूष ग्रंथि जो है 2 भागों में, अग्रपिंडक पश्चपिंडक 2 भागों में हमारा बटा है। नेक्स्ट कहते हैं किस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो कहते हैं थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कहते हैं बच्चों है ना थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कहते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेनली बच्चों सबसे अधिक घेंघा ऑप्शन में रहता है, घेंघा होता है। कहते हैं कौन सा हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल कौन करता है, तो बीपी को कंट्रोल करने वाला हार्मोन बताइए। बीपी को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हार्मोन बीपी को बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता कौन है, तो बीपी को बढ़ाता है बच्चों एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रीनेलिन है ना, एड्रीनेलिन हार्मोन जो है बीपी को बढ़ा देता है। कहते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में किस हार्मोन से प्रोटीन निकलता है, कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिससे प्रोटीन सबसे अधिक निकलता है, प्रोटीन बच्चों है ना, प्रोटीन किस हार्मोन ना किस ग्रंथि से निकलता है, तो मैंने बताया था क्या, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो 15 वर्ष तक काम करता है लगभग, इससे हमारा अधिक से अधिक प्रोटीन निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में हम आते हैं। कहते हैं बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि किस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, या लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो प्यारे बच्चों एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन को ही कहते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन को जो है ना, जो कहां से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है ना। हमारे शरीर में कितने एड्रीनल ग्रंथि हैं, तो कहेंगे सर 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर है, तो हमारे शरीर में 2 एड्रीनल ग्रंथि हैं। अगला है बच्चों कि शुक्राणु से है ना, माफ कीजिएगा, वृषण से क्या निकलते हैं, वृषण से क्या निकलते हैं, तो वृषण से निकलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु निकलते हैं। और आपसे पूछा जाए कि अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडाशय से, तो अंडाशय से निकलते हैं अंडाणु, अंडाशय से निकलते हैं अंडाणु। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एंड्रोजन किस में निकलता है, एंड्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है, नर में या मादा में, एंड्रोजन हार्मोन क्या है, नरलिंग हार्मोन है या मादा लिंग, तो एंड्रोजन बच्चों नर है, एंड्रोजन नर है। और अगर पूछा जाए एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन मादा है, एस्ट्रोजन मादा है। सबसे प्रमुख नरलिंग हार्मोन कौन सा है, सबसे प्रमुख नरलिंग हार्मोन कौन सा है, तो सबसे प्रमुख है बच्चों टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन जो है ये सबसे प्रमुख है, टेस्टेस्टेरोन सबसे प्रमुख है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समाप्त होता है। हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरा देख चुके हैं हमारी पूरी तरह से प्यारे बच्चों। ये चैप्टर नंबर 5 जहां हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों, कहां से स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों हम लोग, कहां से है ना, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जलानुवर्तन क्या होता है, रसायनुवर्तन क्या होता है, इन सभी चीजों से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि पादप में
5 तरह के हार्मोन होते हैं। हमने शुरू किया था ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, उसके बाद प्यारे बच्चों साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और फिर एथिलीन, 5 हार्मोन देखा। फिर हम लोगों ने बच्चों मस्तिष्क के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा कि मस्तिष्क जो होता है वो किसके है ना, तो मस्तिष्क बच्चों मेनिंजेस नामक झिल्ली से घिरा होता है। क्रेनियम नामक हड्डी 8 जो है ना 8 जोड़ी उसमें हड्डियों से वो बना होता है, 8 हड्डियों से वो बना होता है। उसके अंदर में मस्तिष्क के प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हम लोगों ने देखा था वहां पर बच्चों 3 भाग थे। पहला था प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा था बच्चों थैलेमस, तीसरा था हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट थे, पहला था कार्पोरा, दूसरा था बच्चों क्या हमारा, दूसरा क्या था हमारा सेरी है ना, सेरिब्रम। और फिर हम लोगों ने देखा पश्चिम मस्तिष्क में था हमारा सेरिबेलम और था हमारा मेंडुला। मेंडुला से हमारा क्या जुड़ा था, मेंडुला से हमारा मेरुरज्जु जुड़ा था, जिसमें 31 जोड़े नसी थी बच्चों ना, नसें थी। और आज हम लोगों ने पढ़ा प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, इससे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन क्या है, कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। कैसा लगा आपको बताइए। प्यारे बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और टाइम हो चुका है 8:30। तो अब प्यारे बच्चों हमारा जो मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास हमारी होगी आज, मैथ की क्लास बच्चों आज होने वाली है 8:45 में। और हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 14 का है ना। तो है ना अब नेक्स्ट क्लास में, कल तो संडे है बच्चों, कल तो बच्चों संडे है तो माफ कीजिए, कल के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, नोट्स बनाना है। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों ये है ना, हम लोग मंडे को प्यारे बच्चों करने वाले हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों। और टाइम मिले तो सब्जेक्टिव भी एक ही क्लास में हम लोग देख लेंगे ताकि हमारा नया चैप्टर शुरू हो सके, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों मैथ आज होगा तो सोमवार को मंडे को नया चैप्टर मैथ में भी होगा, क्योंकि आज मैथ खत्म हो रहा है। मंडे को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, मैथ में प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं, बताओ यस और नो। अभी प्यारे बच्चों क्या आप लोग, सर कल क्लास होगा, नहीं बच्चों कल नहीं होगा, कल हाँ कल होगा बच्चों रिकॉर्डेड क्लास, अगर हम लोग देते हैं रिकॉर्डेड दे सकते हैं आपको। हाँ संस्कृत वाला हम लोग है ना रिकॉर्ड दे सकते हैं। सर नोट्स जल्दी शेयर कर दीजिए। हाँ बच्चों नोट्स इसका दे देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। इस चैप्टर का नोट्स तो बहुत जल्दी में। सर ये शुक्राणु क्या होता है बच्चों, जनन चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे कि शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, कैसे बच्चों दोनों मिलकर के है ना निषेचन की क्रिया होती है, कैसे भ्रूण बनता है, फिर कैसे बच्चा होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यस तो बच्चों आप सभी लोग इस चैप्टर का नोट्स जरूर लेना, जितने भी बच्चे देखेंगे इसका नोट्स आपको जरूर लेना है। अब आप बताइए कि ये नोट्स कहाँ मिलेगा बच्चों, इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो अपना बैच है, ये जो अपना बैच है, इसी बैच में बच्चों आपको नोट्स मिलने वाला है। देख लीजिए इस बैच को अच्छे से, बहुत सुकून के साथ आप लोग देख लीजिए। ये बैच है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये बैच का नाम क्या है, ड्रीम 450+ जो कोर्स है, इसकी फीस मात्र बच्चों 499 है। इसका जो नोट्स है आपको इसी बैच में मिलेगा। जो भी छात्र अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं आप लोग ले लीजिएगा। ये मंगलवार को आपको इसका नोट्स मिलेगा, ठीक है ना, है ना। 20+ स्टेट टॉपर वाली ये संस्था है बच्चों। इस बैच में आपको सारा नोट्स मिलता है। लाइव क्लास होती है सुबह 8 बजे एप्लीकेशन पर। वीडियो प्यारे बच्चों मिल जाता है जो यूट्यूब पर होता है। डाउट क्लासेस हम कभी कभी ले लेते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा हम वहां पर दे चुके हैं। वीकली टेस्ट अभी नहीं हो रहा है, जो कि होगा बच्चों। आपको कहीं भी दिक्कत हो बैच लेने में मैं नंबर दे देता हूँ। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसमें जुड़े हैं, पहले एक बार बताओ कौन कौन से कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं बच्चों तो जब है ना 7700087945 इसकी है ना 6203020598 नोट्स ऑल विषय सारे विषय के नोट्स की फीस है मात्र 499, ठीक है। मात्र इतनी फीस है बच्चों, ठीक है। बाय, मिलते हैं बच्चों थोड़ी देर में। हम लोग 8:45 में प्रायिकता पढ़ने सॉरी बच्चों है ना सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सब लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूं बच्चों, ठीक है। बाय सभी को।